नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमको चर्चा करनी थी पाल कला के बारे में, पाल आर्ट्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि बीपीएससी अपने जीएस के सेक्शन जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 में 3 आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस करता है मेंस एग्जाम में। पहला जो है वो मॉडर्न आर्ट, दूसरा है पाल आर्ट और तीसरा पटना कलम पेंटिंग। तो मॉडर्न आर्ट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पाल आर्ट्स के बारे में, पाल कला के बारे में। सवाल उठता है कि ये पाल थे कौन। देखिए, अपने भारत देश में जो बिहार और बंगाल का एरिया था, यहीं पे 8वीं से लेके 12वीं सेंचुरी एडी तक पाल रूलर्स ने, पाल शासकों ने शासन किया, जिसकी स्थापना की थी गोपाल वन ने। ठीक है। ये लोग बेसिकली बुद्ध धर्म के मतावलंबी थे। गोपाल के बारे में कहा जाता है कि वह एक इलेक्टेड किंग था, यानी कि महाजनपदा पीरियड के बाद पहली बार ऐसा भारतवर्ष में हुआ जब कोई राजा इलेक्टेड हुआ, जिसका इलेक्शन किया गया। इस वंश के कई प्रतापी राजा हुए। गोपाल के अलावा धर्मपाल के बाद देवपाल के बाद महेंद्रपाल। ठीक है। बहुत से ऐसे राजा हुए। इन राजाओं ने, चूंकि ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी से काफ़ी प्रभावित थे, इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। इसके लिए इनके बहुत से क्रियाकलाप जो थे वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। और राजा के द्वारा बनाई गई जितने भी आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ थी या स्कल्पचर एक्टिविटीज़ थी या किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ थी, वो कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित थी। पाल आर्ट्स को हम पढ़ेंगे 3 भागों में। सबसे पहला भाग जो इसका होगा वो स्कल्पचर होगा, यानी कि मूर्ति कला। दूसरा भाग होगा वो पेंटिंग होगा, यानी कि चित्रकला। और तीसरा भाग जो होगा वो स्थापत्य कला, यानी कि आर्किटेक्चर होगा। पहला होगा स्कल्पचर, दूसरा होगा पेंटिंग और तीसरी की बात करेंगे हम आर्किटेक्चर की। इसमें ध्यान देने वाली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मूर्ति कला थी, मूर्ति कला में राज्य का पैसा नहीं लगा। राज्य का पैसा कहने का मतलब कोर्ट का पैसा नहीं लगा। कोर्ट का पैसा क्यों नहीं लगा? क्योंकि राजा को स्कल्पचर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। राजा जो थे वो आर्किटेक्चर से मतलब रखते थे। कोर्ट के द्वारा जो फाइनेंस किया गया वो आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ थी। कुछ हद तक पेंटिंग एक्टिविटीज़ थी, कोर्ट के द्वारा फाइनेंस की गई। मूर्ति कला जो थी, स्कल्पचर एक्टिविटीज़ जो थी, वो लोकल जो फोक लोग थे, इनके द्वारा भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस नहीं की गई पाला के टाइम में। तो सवाल उठता है कि किसके द्वारा फाइनेंस की गई? ये उन लोगों के द्वारा फाइनेंस की गई जो उस वक्त के रिच पीपल थे, रिच लोग थे, धनी लोग थे। ये वैसे लोग थे जो या तो राजमहल में, कोर्ट में रहते थे या किसी न किसी बड़े पद पर थे, इनके पास पैसा था। और एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि अगर आप दान करेंगे, धार्मिक चीज़ों को, धार्मिक मूर्तियों को महाविहारों में, मंदिरों में दान करेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। तो अपने पाप धुलने के लिए इन लोगों ने इस तरह की मूर्तियों का निर्माण करवाया और मंदिरों में, बौद्ध महाविहारों में दान करवाया। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसमें स्कल्पचर की। स्कल्पचर, ओके। स्कल्पचर को हिंदी में कहते हैं मूर्ति कला। देखिए, इसके अंदर हमको जो मेजर पॉइंट पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में से, जो पूछता है वो पूछता है कि इसके ऊपर डिस्कस करें। तो डिस्कस किसके ऊपर करेंगे? इसके सेलिएंट फीचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सेलिएंट फीचर्स, और सेलिएंट फीचर्स के बाद इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सेलिएंट फीचर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। देखिए, धीमन, और धीमन का बेटा हुआ बिठोपाल। ये 2 लोग थे। इन्हीं 2 लोगों ने पाल राजाओं के समय में मूर्ति कला और चित्रकला, इन दोनों का विकास किया।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूछेगा मूर्तिकला में कि कौन लोग फाउंडर थे तो धीमान और विठोपाल, और पेंटिंग वाले टर्म में भी जब पूछेगा कौन लोग थे तो वो धीमान और विठोपाल। ये लोग ढलवा मेटल के, जो ब्रॉन्ज के मेटल को कास्ट करके और मूर्तियां बना देते थे। सेकेंड पॉइंट जो इसमें होगा कि कौन सा मटेरियल यूज किया गया। देखिए, मटेरियल में कास्ट मेटल, ब्रॉन्ज और ब्लैक बासाल्ट, इनका यूज किया गया। ब्रॉन्ज और कास्ट मेटल का यूज किया गया कैसे? मूर्तियों को ढालने के लिए। तो कौन सा मेथड यूज होता होगा उस वक्त? जनरली जो मेथड यूज होता था वो लॉस्ट वैक्स मेथड यूज होता था। ये बहुत पुरानी विधि है, ये हमने पहले भी पढ़ी है। लॉस्ट वैक्स मेथड क्या है? इसमें क्या करते थे कि एक सांचा लेते थे, दो तरह से बनता था। सांचा लेंगे, ये सांचा वैक्स का बना होगा, और इसमें क्या करेंगे, मेटल को भर देंगे। बाद में जो वैक्स होगा वो पिघल के निकल जाएगा और बचा क्या रह जाएगा? मेटल की जो आकृति होगी ये पूरी भरी हुई। हॉलो में क्या करेंगे, एक वैक्स का सांचा बनाएंगे और इसके ऊपर से सारा मटेरियल भर देंगे और बाद में वो पूरा वैक्स निकाल देंगे, तो बच क्या जाएगा? हॉलो आकृति बच जाएगी। लॉस्ट वैक्स मेथड इसी को कहते हैं। ब्लैक बासाल्ट जो था ये बहुत सॉफ्ट रॉक होता है, सॉफ्ट रॉक। इसकी वजह से कितने भी तरह के भाव भंगिमाएं, इमोशंस अगर चाहिए या रिफाइनमेंट चाहिए इमेजेस में, उसको बनाना बहुत पॉसिबल होता है। ये जो रॉक ब्लैक बासाल्ट था ये मिलता था गया एरिया में और राजमहल के एरिया में। तो हमने रॉक पैटर्न में पढ़ा था कि इन एरियाज में किस तरह के पत्थर पाए जाते हैं। धारवार चट्टानें पाई जाती हैं जो कि मेटामॉर्फिक होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो बासाल्ट भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इन स्कल्पचर, इस मूर्ति कला से जो आती थी कि इस पे डेट्स इंस्क्राइब्ड थे, डेट्स इंस्क्राइब्ड थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये किस राजा के शासनकाल में बने हैं, किस दौर में बने हैं, ये इन मूर्तियों पर अच्छी तरह से गुदा हुआ था, लिखा हुआ था। इसकी वजह से हम पाल काल के रूलर्स की क्रोनोलॉजी को भी इन मूर्तियों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। देखिए, उस वक्त तक 8वीं से लेकर 12वीं सेंचुरी तक, 8वीं से लेकर 12वीं सेंचुरी तक, इस वक्त तक भारतवर्ष में सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर का उदय भी हो चुका था और काफ़ी फलफुल भी रहा था। चूँकि ये गुप्ता कालीन था, उसका कहीं ना कहीं ऑफस्प्रिंग, चूँकि वो गुप्ता कालीन था, उसका ऑफस्प्रिंग मतलब उससे कुछ निकलने वाले चीज़ें, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, उनसे इन्फ्लुएंस्ड ये हमारा पाल राजाओं के समय की जो मूर्ति कला थी ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। तो सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग, ठीक है। जैसे ही सारनाथ स्कूल की बात हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस था, ठीक है, बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस था। हमने बात की है कि पाल रूलर्स थे वो ज्यादातर करके बौद्ध धर्म को मारने वाले थे। जो ज्यादातर मूर्तियां बनी हैं वो रिलीजियस बनी हैं, ठीक है। सेकुलर मूर्तियां बहुत कम बनी हैं। सेकुलर मूर्तियों में जैसे एलिफेंट, क्रोकोडाइल, लॉयन, ये सब मूर्तियां बनी, लेकिन ये सब मूर्तियां जैसे मंदिर में जो मेन जो देवता का जो मूर्ति होता था उसके अगल बगल में रखने के लिए ये मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ये बहुत बड़ी संख्या में नहीं बनाई गई। तो सेकुलर जो मूर्तियां थी उसकी संख्या नेग्लिजिबल थी, ओके। रिलीजियस स्कल्पचर्स में जो सबसे ज़्यादा जो मूर्तियां बनी थी वो बुद्धिस्ट की बनी थी, बुद्ध धर्म की बनी थी। इसके अलावा हिंदू धर्म और जैन धर्म की रिलेटेड मूर्तियां भी बनाई गई थी,
ठीक है, देखो नेक्स्ट आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट कि कौन से लोग थे इन्वॉल्व, दूसरा मटेरियल क्या था, इस पे डेट्स लिखे हुए थे, इन्फ्लुएंस्ड बाय सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर। इसके बाद रिलीजियस मूर्तियां बनाई गई थी। देखो ये मूर्तियां कैसी होती थी, काफी रिफाइंड मूर्तियां होती थी, हाईली रिफाइंड, ठीक है। इनमें जो इसका ऑर्नामेंटेशन होता था वो काफी मेटिकुलस होता था, बहुत सूक्ष्म होता था, मेटिकुलस ऑर्नामेंटेशन, ठीक है। हाई रिफाइन कहने का मतलब क्या हुआ, हाई रिफाइन कहने का मतलब हुआ कि कहीं से भी मूर्ति, किसी की नाक बड़ी, किसी की आंख बड़ी, किसी में मांस कहीं बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं। ऐसा लगता था कि सांचे में ढालकर मूर्ति निकाली गई है, मशीन से बनाई गई मूर्ति है। मेटिकुलस ऑर्नामेंटेशन का मतलब क्या हुआ, आपने मूर्तियां देखी होंगी जिसमें पत्थर की मूर्ति होती है, ऐसा लगता है कि वो घूंघट ओढ़े हुए है, वो घूंघट भी एक तरह से पत्थर का ही बना होता है। इस लेवल की रिफाइनमेंट, इस लेवल का ऑर्नामेंटेशन उसमें किया जाता है कि छोटे छोटे जो गहने हैं उनको भी बहुत बारीकी से बनाया गया रहता है। ये मूर्तियों में काफी सेंसुअलिटी होती थी, सेंसुअलिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मैस्कुलिन टर्म्स होते हैं, जो मैस्कुलिन प्रॉपर्टीज होते हैं और जो फेमिनिन प्रॉपर्टीज होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनको इन्फेसाइज किया गया था, उन पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया था। अब ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर फीमेल की मूर्ति बनाएगा तो फीमेल की मूर्ति में मेल और फीमेल के मूर्ति में क्या डिफरेंस दिखाएगा। फीमेल की मूर्ति जब भी बनाएगा तो वो फीमेल की मूर्ति में ब्रेस्ट बनाएगा, ब्रेस्ट को बड़ा बनाएगा। इसके बाद जब वो बनाएगा तो जो हिप का एरिया होगा, इस एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा बनाएगा। तो ब्रेस्ट और हिप ज़्यादा बनाएगा फीमेल के केस में। जब मेल का आकृति बनाएगा तो मेल की आकृति में वो पतली कमर को बनाएगा और चौड़े कंधे को बनाएगा, कुछ इस तरह से। बॉडी बिल्डर जिस तरह होते हैं, इनके हैंड जो है वो डोले सोले वाले बनाएगा, इसके बाँह बहुत डोले सोले मजबूत बाँह बनाएगा, चौड़ा शोल्जर, मजबूत बाँह, पतली कमर, और हिप जो है वो मीडियम साइज रहेगा, ज़्यादा बड़ा हिप नहीं बनाएगा, ठीक है। इस तरह की कुछ, इसको सेंसुअलिटी आप इस तरह से समझिए कि मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को अच्छे से डिफाइन करना, अच्छे से बताना, अच्छे से उभारना मूर्तियों में, इसको हम सेंसुअलिटी के टर्म में लेते हैं, ठीक है। जो बंगाल में बनाई गई मूर्तियां थी, जो बंगाल की मूर्तियां थी वो पतली मूर्तियां थी, वो थिन थी और वो लाइट वेट भी थी, उनमें बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं था, ठीक है। लेकिन जो बिहार के साइड में मूर्तियां बनाई गई थी ये थिक थी, ये मांसल थी, मोटी बनाई गई थी और ये हैवी थी, ठीक है। देखिए इसके अलावा अब जो पॉइंट बचता है वो बचता है कि किस एरिया में इन मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो देखिए ज़्यादातर करके जो बौद्ध विहार थे, जो एरिया थे, जैसे नालंदा, इसके अलावा गया जहाँ पे ये मूर्ति, जहाँ ये पत्थरें मिलते थे, पत्थर ब्लैक बसाल्ट जहाँ मिलता था, ब्लैक बसाल्ट मिलता था गया में। इसके अलावा कुर्कीहार नाम का एक जगह है, कुर्कीहार, यहाँ पे जो कास्ट मेटल और ब्रॉन्ज से रिलेटेड जो वर्क होता था मूर्ति कला में वो यहाँ पे होता था कुर्कीहार में, ठीक है। क्लियर है। तो टोटल हमारे सेलिएंट फीचर्स में होते हैं 8 पॉइंट, 8 पॉइंट क्लियर है, कहीं से कहीं तो कोई डाउट नहीं है। एग्जाम में जब आएगा स्कल्पचर्स के, पाल कला में स्कल्पचर्स के बारे में लिखने के लिए, तो आपको सेलिएंट फीचर्स में ये 8 पॉइंट डालकर लिख देने हैं। पॉइंट डालकर अगर नहीं लिखिएगा, कहानी लिखिएगा, तो कहानी लिखने के टर्म में क्या होता है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और मार्क्स कम मिलने का खतरा बना रहता है। इसके बाद हमको बात करनी है एग्जाम्पल्स की, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। देखिए एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो इसका है वो सूर्य की मूर्ति है। एग्जाम्पल्स, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका है गया में एक सूर्य की, सन की, सूर्य की, ठीक है, यह मूर्ति पाई गई है। यह मूर्ति पे डेट लिखा हुआ है कि यह मूर्ति जो धर्मपाल राजा हुए, धर्मपाल, ये धर्मपाल राजा के 26वें साल में, इनके शासनकाल के 26वें रेनल ईयर, यानी शासनकाल के 26वें साल में ये मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है। इस पे डेट दिया हुआ है। इसके अलावा गौतम बुद्ध की
और गॉडेस तारा। ठीक है, ये मूर्तियां काफी बड़ी संख्या में पाई गई हैं। तारा की मूर्ति प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि ये मूर्तियां कहीं ना कहीं वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड थी, वज्रयान से रिलेटेड थी, या ये तांत्रिसिज्म से भी रिलेटेड थी, तांत्रिसिज्म। ठीक है, तो सेलिएंट फीचर वाले टर्म में एक और बढ़ जाएगा कि वज्रयान या तांत्रिसिज्म से, चूंकि तारा की मूर्ति बहुत बड़ी संख्या में पाई गई और तारा जो है वो बौद्ध धर्म में तांत्रिसिज्म का प्रतीक मानी जाती थी। ये इसका एक सेलिएंट फीचर में भी आएगा। इसके बाद अगर बात करें आप हिंदू धर्म से रिलेटेड, पहले बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में एक बुद्ध की मूर्ति पाई गई, ये अभी बांग्लादेश में रखी गई है, वहां के म्यूजियम में बुद्ध की मूर्ति पाई गई जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा हम जानते हैं, इसमें भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे रहते हैं और अपनी उंगलियों से भूमि को टच कर कर दिखाते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, ये पूरी तरह से खिले हुए कमल के बीच में बैठे हुए भूमि स्पर्श मुद्रा के बुद्ध की मूर्ति, ये आज के डेट में बांग्लादेश में रखी गई है, ये पाई गई है। इसके बाद एक बोधिसत्व थे, बोधिसत्व के बारे में हम क्या जानते हैं? बोधिसत्व वो लोग थे जो कि खुद एनलाइटेड हुए, लेकिन उन्होंने महापरिनिर्वाण नहीं लिया क्योंकि उनको दूसरों को भी एनलाइटेड करना था, दूसरों को भी बुद्ध की श्रेणी में और वो ज्ञान देना था, तो ये लोग बोधिसत्व कहलाते थे। एक मंजूश्री बोधिसत्व हुए, मंजूश्री, इनकी मूर्ति पाई गई, ये रेजम्बल करती है, कैसे कैसे बनाई गई है? विष्णु की जिस तरह मूर्ति बनती है उसी तरह ये बनाई गई। इससे दो पॉइंट निकलता है। पहला पॉइंट क्या निकलता है कि डेफिनेटली उस टाइम में ये दो रिलीजन को मानने वाले लोगों के बीच में जो सोशल हार्मोनी थी, इसको दिखाने का प्रयास किया गया होगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनता है कि इस मूर्ति के द्वारा, चूंकि ये बोधिसत्व कौन थे? बुद्ध के फॉलोअर्स थे, और विष्णु क्या थे? ब्राह्मणिकल सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण डेटीज में से, देवता में से एक थे। तो कहीं ना कहीं विष्णु को बुद्ध से कम दिखाने की कोशिश की गई कि ब्राह्मणिकल डेटी जो है वो बौद्ध धर्म के जो देवता हैं उनसे उनका स्थान कम है। तो इससे दो चीज़ें मिलती हैं, दो चीज़ों को निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए, हिंदू धर्म में अगर बात करें, हिंदू मूर्तियों की बात करें, तो हिंदू मूर्तियों में भगवान विष्णु की मूर्ति काफ़ी मात्रा में बनाई गई है। इसके अलावा ये स्टोन में बनाई गई है और मेटल में, ब्रॉन्ज में लाइफ साइज इमेज बनाई गई है गजलक्ष्मी की। गजलक्ष्मी के बाद भगवान विष्णु की भी मूर्ति लाइफ साइज में बनाई गई है। बगोरा है बांग्लादेश में, वहां से ये इमेजेस पाए गए हैं, ये मूर्तियां पाई गई हैं। अगर आप बात करते हैं जैना की, देखिए 6 पॉइंट जैन। तो अगर जैन धर्म की बात करते हैं तो यहां पे अवलोकितेश्वर इनकी मूर्ति पाई गई है। इसके अलावा ऋषभनाथ, इनको ऋषभदेव भी कहते हैं, ऋषभनाथ, इनकी मूर्ति भी बनाई गई है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स थे, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल 6। तो हमारे पास सेलिएंट फीचर्स और प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स, हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 6 पॉइंट। आप एग्जाम में बैठते हैं, आपके दिमाग में रहेगा कि उसमें 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, इसमें 6 पॉइंट है। अगर 5 पॉइंट लिखेंगे तो दिमाग की बत्ती जलेगी, बोलेगा कि नहीं इसमें 1 पॉइंट छूट रहा है, तो दिमाग उसको रिकॉल करेगा। बार बार जब याद करेंगे, पढ़ेंगे उसको, तो ये एक तरह से कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्कल्पचर के बाद। अगर इसमें कुछ पॉइंट छूटता भी होगा तो भी इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मोटा मोटी जो जानकारी चाहिए लिखने से जिससे को मैक्सिमम नंबर मिल पाए, ये हम ऑलरेडी इसमें कवर कर ले रहे हैं। ठीक है,
देखिए बहुत से रिसोर्सेज हो सकते हैं, बहुत से बुक्स हो सकते हैं, सारी बुक्स को पढ़ना, सारी बुक्स, सारे नॉलेज को अपने पास रखना, इसकी दावा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अपने को मैक्सिमम ऑप्टिमम चीज़ की जानकारी होनी चाहिए अगर कोई भी चीज़ पूछता है तो। देखिए इसके बाद बात करते हैं पेंटिंग की। पेंटिंग को क्या कहते हैं? चित्रकला। देखिए इंग्लिश और हिंदी बताना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, हालांकि उनको सारा चीज़ समझ में आता है, लेकिन स्पेसिफिक टर्म्स जो है ये, हालांकि ये बहुत आसान टर्म है, स्पेसिफिक टर्म को बता देना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के हैं। चित्रकला की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले सेलिएंट फीचर्स की बात करेंगे, यानी कि इसकी क्या विशेषता थी, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहां भी जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज इन्वॉल्व मिलेंगी, हमने बात की थी मूर्ति कला में प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, वही दोनों बाप बेटे मिलेंगे। कौन? धीमन और दूसरे उनके बेटे विठोपाल। देखिए ये जो दोनों थे ना, ये दोनों धर्मपाल और देवपाल के शासन में थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं गोपाल के टाइम में वो चीजें उतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में फ्लोरिश नहीं हो पाई, स्कल्पचर्स और पेंटिंग, क्योंकि ये लोग धर्मपाल और देवपाल के शासन में थे, गोपाल के शासन में नहीं थे। ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट जो होगा चित्रकला में, कि साइन्यूओसर था, इसको क्या कह दोगे आप? कर्वीलीनियर। कर्वीलीनियर साइनोसोडल फॉर्म कैसा होता है? साइनोसोडल फॉर्म, साइन ऐसे बनता है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हो, मतलब रेखा चित्र तो है लेकिन रेखाएं कैसी हैं? कर्वी हैं, कर्वी हैं, इस तरह की रेखाएं बनाई गई हैं, इस तरह की पेंटिंग्स की गई हैं। पेंटिंग्स में भी वही तरह की चीजें थी, सेंसुअलिटी थी, सेंसुअलिटी के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है कि सेंसुअलिटी किस चीज को कहते हैं, कहीं भी आएगा तो हमको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, देखो एक होता है सेंसुअलिटी, एक होता है इरोटिक। इरोटिक का मतलब हुआ कि सेक्सुअल प्लेजर को बाहर लाने के लिए, वो देख के आपको सेक्सुअल प्लेजर मिले, ये चीज जो मूर्तियों में बनाई गई इरोटिक बनाई गई, उनको आप एडल्ट मूर्तियां भी कह सकते हैं, लेकिन सेंसुअल मूर्तियों में ऐसा नहीं है। उनकी खूबसूरती को उभारने की बात सेंसुअल मूर्तियों में, सेंसुअल पेंटिंग्स में की गई। देखो ये जो पेंटिंग्स थी ये बेसिकली मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग थी, मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग। ये मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग का मतलब क्या हुआ? मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग का मतलब हुआ कि पहले के लोग जो ताम्र पत्र पर, ताड़ पत्र पर लिखते थे, नहीं तो वहां पर जब लिखते थे उसी टाइम में ये पेंटिंग्स बनाई गई थी, वो कोई अलग से पेंटिंग नहीं बनाई गई थी। हमने देखा है कि अजंता में पूरे दीवार पे, तो उसको क्या कहते थे? मुराल पेंटिंग। पूरे दीवार को पकड़ेगा, उसके प्लास्टर पे पेंटिंग बनाएगा, बड़ा सा पेंटिंग बनाएगा, तो उसको मुराल पेंटिंग कहेंगे। लेकिन ये पेंटिंग कैसी थी? मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग थी। मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग का मतलब क्या हुआ कि ये ताम्रपत्र, ताड़पत्र जो जिसपे वो लिखे जाते थे, बहुत रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे, उनके ऊपर ये पेंटिंग बनाई जाती थी। तो ये कैसे बनाई जाती थी? देखो मान लो ये मनुस्क्रिप्ट इतना बड़ा, हमने देखा है कि पहले के ज़माने में इसी तरह के होते थे जिसपे लिखे जाते थे। इस पे क्या करेंगे? बीच के हिस्सा में पेंटिंग बनाएंगे और बाकी के हिस्से में लिखाई होगी। इस पेंटिंग से रिलेटेड इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे ये बीच में पेंटिंग बनाई जाएगी। जब ये पेंटिंग मनुस्क्रिप्ट में बनाई जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं ये पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग होगी, मिनिएचर पेंटिंग होगी। मिनिएचर पेंटिंग कहने का मतलब ये है कि इसका जो कुल एरिया होगा वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होगा। और जो मैक्सिमम इसका ऑप्टिमम, कितने भी बड़ा इमेज हो, अगर उसको बनाना होता है मिनिएचर में, तो दो क्राइटेरिया होती है, एक 25 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका, और दूसरा 1/6
सिक्स, ठीक है, मिनिमम 1/6 होना चाहिए। वो ये क्राइटेरिया आती है कब, जब कोई इमेज बहुत छोटी होती है। तो बहुत छोटी अगर इमेज होगी और उसको बनाना होगा तो उसका 1/6 में, जैसे मान लो 1 फीट का हो गया तो उसको जब बनाने जाएगा तो 1/6 में इमेज बनाएगा। इसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो था, ये कहीं ना कहीं अजंता पेंटिंग से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थी, अजंता पेंटिंग से इन्फ्लुएंस थी। इसी कालक्रम में अजंता में भी पेंटिंग हो रही थी। तो अजंता में जो पेंटिंग हो रही थी वो मुराल पेंटिंग हो रही थी। नहीं, मुराल पेंटिंग का मतलब क्या हुआ कि वो दीवार पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई जा रही थी। लेकिन ये पेंटिंग कैसी थी, मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग थी, यानी कि ये कागज पर की जाने वाली पेंटिंग थी, इलस्ट्रेशन के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे 6 पॉइंट इसमें क्लियर हो गए। देखो इसके बाद इसका बचता क्या है, एग्जाम्पल। सॉरी, इसके पहले इसमें एक और पॉइंट बचता है कि कौन से कलर्स का यूज किया गया। यहां देखो 7वां पॉइंट, कौन से कलर्स का यूज किया गया। कुछ और पॉइंट भी आएंगे इसमें। कलर्स का कौन सा यूज किया गया, देखो रेड कलर यूज किया गया काफी, ब्लू कलर यूज किया गया, ब्लैक कलर यूज किया गया और व्हाइट कलर यूज किया गया। ये सारे नेचुरली उपलब्ध हैं, पत्तों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, अलग अलग मिनरल्स के माध्यम से ये कलर्स मिल जाएंगे। ये जितने भी पेंटिंग हुए ये अलोन थे, अलोन पेंटिंग थे, मतलब ये पेंटिंग अकेली की थी। अगर यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा, मूर्ति बनाई, इमेज बनाया गया है, सॉरी, तो बुद्ध की ही इमेज, बुद्ध का ही इमेज अकेले बनाया गया, इसके साथ बहुत सारे लोगों का इमेज नहीं बनाया गया, ठीक है। अलोन पेंटिंग थी। ग्रुप पेंटिंग जो थी वो बहुत कम थी, ग्रुप पेंटिंग बहुत कम थी, अलोन पेंटिंग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये हमारा 8 पॉइंट इसमें बनेगा क्या, सैलिएंट फीचर्स में। सफिशिएंट है लिखने के लिए, क्लियर है। पहला कि प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, कर्वीलिनियर, सेंसुअलिटी, मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, अजंता पेंटिंग से इन्फ्लुएंस, कलर कौन से यूज हुए, और ये अलोन पेंटिंग थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या है। देखो इसका बहुत ज़्यादा आज के डेट में, चूंकि ताम्रपत्र पर लिखने वाले कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो अगर उसको संभाल के नहीं रखे जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे, वो पेंटिंग खराब हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बाद में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बचता है। इसका एक एग्जाम्पल जो बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल दिया जाता है, देखो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखा गया है। कहाँ है, लंदन में। इसकी लाइब्रेरी में रखा गया है। उसको कहते हैं अष्ट सहस्रिका प्रजापरमिता, ठीक है, याद रहेगा, अष्ट सहस्रिका प्रजापरमिता। इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइंस थी इनकी संख्या टोटल 8000 है, यानी ये मनुस्क्रिप्ट 8000 लाइंस में लिखा गया है। ओके, तो ये इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल, इसको एग्जाम में जब भी आएगा तो आप लिख सकते हैं। इसका अंत कैसे हो गया, मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए और वो पेंटिंग को सपोर्ट नहीं करते थे, वो वोकल म्यूजिक को सपोर्ट नहीं करते थे, तो हमको पेंटिंग से ही मतलब है यहाँ पे। तो जो कलाकार थे वो दूसरे दूसरे जगह भाग गए और ये पेंटिंग का अंत हो गया। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर को कहते हैं स्थापत्य कला, ठीक है। देखिए जो रूलर्स है ना वो बहुत, इसमें भी अगर आप बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट सेलिएंट फीचर्स की, सेलिएंट फीचर्स की। सबसे पहले हम सेलिएंट फीचर्स की ही बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स की बात हम बाद में कर लेंगे। सेलिएंट फीचर्स की बात करेंगे तो ये जो आर्किटेक्चरल फॉर्म थे इसमें एक पर्टिकुलर चीज का बहुत यूज किया गया, जिसको हम कहते हैं बंगाल रूफ, बंगाल रूफ, ठीक है। ये कैसा होता है, जैसे
कोई बम्बू का, बांस का जो झोपड़ी बनाया जाता है, तो झोपड़ी किस तरह की बनाई जाती है? देखो, पहली झोपड़ी इस ऐसे बनती है, ठीक है, जो स्लोप होता है वो टू डायरेक्शन में होता है। दूसरा एक जो झोपड़ी का निर्माण होता है वो ऐसे होता है, इसमें स्लोप का डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन होता है, एक ही तरफ होता है। तो इस तरह के जो रूफ होते हैं इनको कह देते हैं बंगाल रूफ, ठीक है। बंगाल रूफ की काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मांग थी और उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया गया, कहीं कहीं इसका भी प्रयोग किया गया, इस तरह के भी रूफ का प्रयोग किया गया। इसको बाद में मुगलों के द्वारा भी, मुगल आर्किटेक्ट जो आए उनके द्वारा भी बंगाल रूफ को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। जो मटेरियल यूज हुआ उसमें पक्की ईंटें यानी बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है, पक्की ईंटों का यूज हुआ। कहीं कहीं टेराकोटा यानी क्ले, इसके भी बने जो ईंट थे इनका भी प्रयोग किया गया। कहीं कहीं स्टोन का भी यूज किया गया, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में उसका यूज नहीं किया गया। अगर बात करें टेम्पल्स की बात करें तो ये काफी लस्ट्रस थी, काफी रिफाइंड टेम्पल्स बनाई गई। कहीं ना कहीं ये उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से ये प्रभावित थी। अब सवाल उठता है कि ये उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कैसा था? हमने देखा है उड़ीसा में कैसे है, ये मंडप बनाएंगे, मंडप के बाद ये स्ट्रेट लाइन में हल्का सा कर्व ऐसे, फिर हल्का सा कर्व और फिर ये टेम्पल। मैक्सिमम टेम्पल ऐसे ही बनाए गए हैं, ठीक है। बड़ा सा अमलक और फिर इसके ऊपर पताका। आज के डेट में पताका लगता भी है, नहीं भी लगता है, पहले के टाइम में लगा रहता था। यानी एक कर्वी लीनियर शिखर होगा, शिखर, और अमलक जो होगा वो लार्ज होगा, लार्ज अमलक, ठीक है। जो मेजॉरिटी में जो कंस्ट्रक्शन का काम किया गया वो रिलीजियस कंस्ट्रक्शन का काम किया गया, रिलेटेड टू रिलीजियस ये ज़्यादा थे, ठीक है। जो सेकुलर चीज़ें थी, जो नॉन रिलीजियस चीज़ें थी, जैसे महल वगैरह हो गए, इनका निर्माण उतने बड़ी संख्या में नहीं किया गया। तो ये था हमारा सेलिएंट फीचर। इसमें एग्जाम्पल्स काफ़ी प्रोमिनेंट आते हैं। देखो, इसमें कुछ पॉइंट अगर रह भी जाएंगे तो हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट्स हो जाते हैं। हालांकि हमारी कोशिश है कि इसमें कोई पॉइंट रहे नहीं, आपको सारी जानकारी मिल जाए यहीं पे एक जगह पे, ठीक है। इसके प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स की अगर बात करोगे तो एक एक रूलर से स्टार्ट करते। गोपाल जो इसका फाउंडर था, इसने क्या किया था? इसने उदांतापुरी महाविद्यालय का महाविहार, माफ करना, उदांतापुरी महाविहार, ठीक है। इसका निर्माण गोपाल के टाइम में हुआ था, ठीक है। ये कहां पर है? ये बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ यानी कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट, गंगा नदी के नीचे। इसके अलावा इसने एक मोनेस्ट्री का, एक विहार का निर्माण करवाया था। कहां पे? नालंदा में भी, ठीक है। इसके बाद जिस रूलर का नाम आता है प्रमुखता से, उसका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल के नाम बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहला जो आता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां है? भागलपुर में, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया। धर्मपाल ने
200 गांवों को दान दिया नालंदा यूनिवर्सिटी को, डोनेटेड 200 विलेजेस, किसको? नालंदा यूनिवर्सिटी को, नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है। जो तीसरा रूलर जो प्रमुखता से आता है उसका नाम है महिपाल। महिपाल ने काशी में बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण करवाया, टेम्पल्स का निर्माण करवाया। ठीक है। जो चौथा रूलर जिसका प्रमुखता से नाम आता है उसका नाम है रामपाल। रामपाल ने रामावती नाम के पूरे शहर को ही बसा दिया, रामावती नाम के शहर को ही बसा दिया। देखो, धर्मपाल के नाम पे बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे और एग्जांपल्स में लोगे तो सोमपुरा महाविहार, अभी ये बांग्लादेश में है। कहीं ना कहीं इसका कंस्ट्रक्शन भी इसी के शासनकाल में हुआ था। सिद्धेश्वर महादेव का टेम्पल, सिद्धेश्वर महादेव का टेम्पल, सोमपुर महाविहार कहां है? बांग्लादेश। सिद्धेश्वर महादेव का टेम्पल कहां है? आसनसोल, जो उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से प्रभावित था। ठीक है। जो विष्णुपद मंदिर है, विष्णुपद मंदिर के बारे में हमने पढ़ा था कब? जब हम नदी पढ़ रहे थे। विष्णुपद मंदिर ये कहां पर है? फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद टेम्पल, गया में। इसका जो अर्ध मंडप है, इसका निर्माण भी इन्हीं रूलर्स के टाइम में हुआ। तो ये था हमारा पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट, किसी भी तरह का डाउट अगर है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्वेरी को रिजॉल्व की जाएगी। क्लासरूम में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप क्लास के बाद हमसे संपर्क कर लीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ पूछता है, कोई भी टॉपिक अगर मेंस में पूछता है तो आप अगर स्टोरीज के रूप में उसको पढ़ेंगे तो वो चीज़ याद तो हो जाएगी, लेकिन कई बार क्या होता है जब आप एग्जाम में जाते हैं तो स्टोरी की, अगर आप बैठे हुए हो इस तरह स्टोरी याद कर रहे हो तो 2 पैराग्राफ भूल गए, तीसरे पैराग्राफ से आपको याद आया तो 2 पैराग्राफ का तो चला गया मार्क्स। इसलिए पॉइंट वाइज जब आपको याद रहेगा ये चीज़ें कि इतने पॉइंट इसमें, जैसे इसमें अगर बात करेंगे तो टोटल 5 पॉइंट एग्जाम्पल्स में, तो इस तरह से जब हम याद करेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर रहेंगी, याद रहेंगी, एग्जामिनेशन में आसानी से हम लिख पाएंगे। आज हमने बात की पाल आर्ट्स के बारे में, कल हम बात करेंगे पटना कलम पेंटिंग के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।